नमस्कार, शाम 4 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। वामपंथ, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर हो रहा है मंथन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की सख्त निगरानी। सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता के नेतृत्व में कोलकाता में स्पेशल रोल ऑब्जर्वरों की बैठक। तो वहीं मुर्शिदाबाद में अवैध रूप से रह रहे 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार। तमिलनाडु में समुद्र तट के करीब पहुंचा चक्रवात दितवा। 9 बड़े पोर्ट्स पर दिखा साइक्लोन सिग्नल 4। श्रीलंका में दितवा के कारण आपातकाल घोषित। भारत ने भेजी पड़ोसियों को सहायता। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर +94 7737272832 किया जारी। एयरबस A320 विमानों में अनिवार्य सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण दुनिया भर में हवाई सेवाएं बाधित। सोलर रेडिएशन से डेटा करप्ट होने का खतरा। 6000 विमानों पर तत्काल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट का आदेश। और सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत। कनाडा को 14-3 से दी करारी शिकस्त। फाइनल में भारत का सामना होगा बेल्जियम से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान एवं एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा में हो रही है। और सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना है। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। और इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता ने नियुक्ति के 24 घंटे बीतने से पहले ही बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर बैठक की और इस बैठक में सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सुब्रत गुप्ता को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के काम की निगरानी के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव सदन ने इस काम में उनकी मदद के लिए 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंगाल में भाजपा लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा करती रही है और सीएम ममता बनर्जी ने जिसका हमेशा खंडन किया है। आज बंगाल पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी कि जब भागने की कोशिश कर रहे 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन सबको शरण देने वाले व्यक्ति साबिर अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इस्लामपुर थाने की पुलिस ने मुर्शिदाबाद के गोपालपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी थी और जहां दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि 12 लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं और ये सभी चोरी छुपे इस देश में दाखिल हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के वडोदरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर देश को कमजोर कर दिया। 370 के कारण ही पहले वहां देश की संसद से पारित कानून लागू नहीं होते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस नासूर को अब जाकर खत्म किया है। एक राज्य, जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसका फैसला मैं करूं। एक राज्य, और वो राज्य था जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो कश्मीरी थे। उन्होंने कहा एक राज्य छोड़ दो, इसका फैसला मैं करूं। वो इतना बड़ा नासूर बना जिसे हम धारा 370 के नाम से जानते हैं। धारा 370 महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 का अड़ंगा लगा दिया और एक प्रदेश ऐसा नासूर बन गया जहां अलग झंडा, अलग प्रधानमंत्री और अलग विधानसभा का नियम, यानी भारत का पार्लियामेंट का किया हुआ कानून वहां लागू नहीं होगा। यह नासूर काम उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का ऊर्जा क्षेत्र डिगबोई की ऐतिहासिक विरासत से निकलकर आज वैश्विक शक्ति बन रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत की रिफाइनिंग क्षमता अब दुनिया में चौथी सबसे बड़ी हो गई है। देश में तेल की खपत और उत्पादन दोनों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। भारत अब 50 से अधिक देशों को ईंधन निर्यात कर रहा है, जो देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल रिफाइनरीज के जरिए भारत 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में ये बदलाव विकसित भारत के सपने को साकार कर रहा है। When I joined, our consumption was 5 million barrels a day. Today, it's, I think, 5.6 million barrels a day. I think in the coming couple of quarters, little later, it'll be 6 million barrels a day. If you're looking at 2030, 2050, it's even beyond that. So consumption is going up. Your technology, your innovation, that is going up. The technology and the production, in terms of, if you call it indigenization, I think it's about 80% indigenized. You're not looking only at India. Today, this is part of a global flow. So I think the overall Indian energy scene looks very promising. और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है और यही एक ये खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल से ये एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था पर किस तरह से वहां पर बदहाल है कानून की व्यवस्था, वो जाहिर होता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो मनोज कुमार अग्रवाल हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में जहां अभी आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर चल रही है और उसी प्रक्रिया के हवाले से कई बड़ी खबरें यहां पर सामने आ रही हैं और एक ये बेहद अभी का घटनाक्रम यहां पर सामने आया है कि जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है और इस हमले ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। और आज की ही खबर है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने काम शुरू कर दिया है और उसी के हवाले से कई ब्रेकिंग न्यूज़ वहां पर चल रही हैं और कई बातें वहां से सामने आ रही हैं और उसी के हवाले से खबर यहां पर सामने आई है कि मुख्य निर्वाचन
अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप है सीधे सीधे, और प्रदर्शनकारियों ने रोकी सीईओ की गाड़ी और उसके बाद उन्होंने हमला किया। प्रदेश में चुनावी अधिकारियों की सुरक्षा फिर से खतरे में है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून की व्यवस्था चल रही है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसमें बार बार बाधाएं वो लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ दत्ता। सौरभ, क्या पूरा घटनाक्रम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। अभी यहाँ पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग कौन है, इंद्रनील को बोलूंगा जरा क्लोज में दिखाई ये फेस। ये लोग कौन है? मुर्शिदाबाद में जो एक बीएलओ की मौत हुई है उनकी फैमिली है। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ यहाँ पे जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर जो थे, वो जो 12 स्पेशल रोल ऑब्जर्वर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुब्रत गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने उनको नियुक्त किया है। और आज उनका एक बैठक था कि एसआईआर का जो प्रस्तुति है वो कैसे चलेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा कि एक भी वैध वोटर का नाम लिस्ट से ना कटे और कोई भी अवैध वोटर लिस्ट में इंक्लूड ना हो, ये सुनिश्चित कैसे होगा, उसके लिए एक बैठक चल रहा था। और फिर क्या हुआ? फिर ये जो मंच है ना, जो पिछले सोमवार से ये मंच यहाँ पे किया गया है, जरा जूम करने को लिए बोलूंगा इंद्रनील को, जो मंच को दिखाइए। ये जो मंच जो तृणमूल के सपोर्टर्स के है, जो बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के नाम पे मंच है, ये मंच में आज जो लोग बैठे थे वो दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ पे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे ऑडिटोरियम में जो बैठक हो रहा था, यहाँ के सामने वो चले आए। कहाँ पे चले आए? जरा उस स्पॉट को आपको ले जाऊंगा। उस स्पॉट पे यहाँ से वो मंच से वो लोग यहाँ से आए और यहाँ पे आके इस जगह पे आके गार्डरेल है, गार्डरेल के पास यहाँ पे आके वो लोग इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पे नारेबाजी चल रहा था और यहाँ पे बीसीसीआई में यहाँ पे स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के जो बैठक था इस बिल्डिंग में चल रहा था। तो उनका कहना था कि जो मुर्शिदाबाद की जो फैमिली है उस फैमिली को भेंट करना पड़ेगा स्पेशल रोल ऑब्जर्वर को। पुलिस यहाँ पे थी, लेकिन उन्होंने पुलिस रहते हुए भी, पुलिस के आधिकारिक, पुलिस के जो कर्मचारी है वो रहते हुए भी सीओ का गाड़ी जो यहाँ पे खड़े हुआ था, यहाँ पे वो चले आए। गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिए। नारेबाजी चल रहा था, जबरदस्त नारेबाजी चल रहा था। और जब गाड़ी बढ़ने लगी तो कोई गाड़ी के नीचे लेट गया, रास्ते के ऊपर लेटने की कोशिश किए। पुलिस ने उनको किसी तरह से हटाया और गाड़ी को सीधा लेके यहाँ जो सीओ ऑफिस का जो बिल्डिंग है इसके अंदर उनको लेके चले गए। लेकिन पीछे पूरा मॉब आया, पीछे पूरा मॉब आया और आके अब यहाँ पे वो लोग गैदर होके है, इकट्ठे हुए हैं। वो पूरा मंच जो है वो मंच खाली करके यहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे बिठा दिया है मुर्शिदाबाद के जो बीएलओ के जो फैमिली है उनके फैमिली को। और यहाँ पे बैठे हुए हैं जो टीएमसी के सपोर्टर्स जो है, जो वोटर अधिकार रक्षा कमेटी के जो सपोर्टर्स है, वो यहाँ पे बैठ के इस तरह के दृश्य क्रिएट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सोमवार 6 दिन पहले ऐसी ही एक स्थिति थी, ऐसे ही बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के सपोर्टर्स यहाँ पे आए, इस गार्डरेल को तोड़ के भीतर जाने की कोशिश किए थे। हाथ में उनके मोटे चेन था। फिर 2 दिन तक सीओ ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना दिया। सीओ को एक दिन 11:30 बजे तक यहाँ पे रहना पड़ा। ये जो सारा सिचुएशन हुआ उसके बाद निर्वाचन सदन ने स्टेट डीजीपी और कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर को चिट्ठी लिख के कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स है उनका सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को हम गंभीर रूप से ले रहे हैं, आप इसको सुनिश्चित कीजिए। कल एआईटीसी का जब रिप्रेजेंटेटिव गए उनको भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, वोटर रोल का जो इलेक्शन जो संशोधन प्रोसेस चल रहा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। आप उसमें बाधा ना डाले, अड़चन ना डाले। आपका जो भी बात होगा
9 दिसंबर के बाद सुना जाएगा। और शाम को ही डीजीपी को फिर एक चिट्ठी आया कि आप बीएलओ को भी जो सुरक्षा है उनको सुनिश्चित कीजिए। साथ में ये इंफॉर्मेशन भी आया कि चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं उनके सुरक्षा के लिए यहाँ से ऑफिस हडवा के शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो बिल्डिंग है वहां पे ले जाएगा। अब सवाल है कि 6 दिन में 2 चिट्ठी, फिर भी ये तस्वीर देखने को मिल रहा है। यही सौरभ, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने पूरा मंजर दिखाया आज का, कि किस तरह से वहां पर पुलिस भी मौजूद थी और उसके बाद भी ये पूरा हंगामा इस तरह से हुआ, उनके कार्यकर्ता टीएमसी के लगातार उनकी गाड़ी को घेरते रहे और उनके साथ साथ चलते रहे, पुलिस उनको सुरक्षा में लेकर अंदर लेके भी गई, लेकिन उसके बाद भी उनका जो समर्थकों का दल था वो उनके पीछे पीछे चलता रहा। तो इस तरह से कानून व्यवस्था कितनी लचीली है वहां पर, ये इसको दर्शाता है। जी बिल्कुल, देखिए सबको पता था कि आज स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स का बैठक होने वाला है। जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुब्रत गुप्ता, उनका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव साफ है। इसी ने कहा है कि एक भी वैध वोटर का नाम लिस्ट से डिलीट नहीं होना चाहिए और कोई भी अवैध वोटर, कोई भी इलीगल वोटर जो नॉन एलिजिबल है वो वोटर लिस्ट में रहना नहीं चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना है। और इस काम के लिए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुब्रत गुप्ता के नेतृत्व में और भी 12 ऑफिसर को लेके वो बैठक कर रहे थे। सभी आईएएस हैं, उनको पता था कि ये बैठक चल रहा है। शुरू में कुछ नहीं हुआ, जब बैठक 12 बजे शुरू हुआ, जब बैठक खत्म होने को आया तब अचानक से ये परिवार, इनके जो मुर्शिदाबाद के जो बीएलओ के परिवार जो दावे कर रहे हैं कि काम की प्रेशर की वजह से उनकी मौत हो गई, उनको परिवार को लेके आया और वो कहने लगे कि हम उनको स्पेशल रोल ऑब्जर्वर से मीट कराएंगे। अरे स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स का जो बैठक चल रहा है उसमें उसका तो जो एसआईआर का प्रोसेस कैसे होगा उस बारे में है। और जो भी कहना था वो तो एआईटीसी का रिप्रेजेंटेटिव से कल निर्वाचन सदन में बात हो चुकी थी। जी, उसके बाद भी यहाँ पर आपने दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। पुलिस बेशक वहां पर मौजूद है, लेकिन एक बात और आपने बताई कि 2 बार ये शिकायत पुलिस कमिश्नर को जा चुकी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कड़ी सुरक्षा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये घटना देखने को मिली है। जी, एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा था ना, 48 आवर्स में सोमवार की घटना को लेके एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी। सीपी यहाँ के जो सीपी है, कलकत्ता पुलिस के जो सीपी है, उनसे मांगा गया था और मनोज वर्मा के पास से, और फिर डीजी को भी वो चिट्ठी फॉरवर्ड किया गया था, वो चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया गया था। और उसके बाद कल शाम को जो फिर से एक चिट्ठी आई, उसमें भी बीएलओस की सिक्योरिटी को लेके, जो बीएलओस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है, उसमें चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स है उनको सिक्योरिटी के लेके, ये सारी बातें को लेके और एक चिट्ठी आई। आप मानो एक हफ्ते में 2 बार चिट्ठी आता है निर्वाचन सदन की तरफ से, फिर भी ये तस्वीर देखने को मिल रहा है। लेकिन सौरभ, ये तो बहुत ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर जो इतने लचीले वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर तो लोगों के लिए जान का खतरा है। आगे क्या रह सकता है फिर ये? देखिए, और एक बात है कि यहाँ पे जो लोग जो इकट्ठे हुए थे वो तो अचानक से इकट्ठे नहीं हुए ना। हाँ। आप यहाँ पे चिट्ठी आने के बाद जब चुनाव आयोग ने आपको कह दिया है कि इस प्रीमाइसेस के में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सैंक्टिटी है उसको बरकरार रखें, ये कहा है ना निर्वाचन सदन, ये तो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं ना। तो फिर किस कारण ये जो मंच है पिछले 6 दिनों से यहाँ पे ये मंच खड़ा हुआ है, इसको पुलिस हटवाने के लिए क्या किया? जी सौरभ, आपने ये बात भी बताई कि ना कि किस तरह से ये एक मंसूबाबंद तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से ये किया गया है, क्योंकि बैठक जब हो रही थी तब तो नहीं, लेकिन जब बैठक के बाद जब सब निकलने लगे उसके बाद ये आपने देखा कि अचानक से ये दल, इतनी बड़ी भीड़ की जो संख्या है, ये ग्रुप है, ये सामने आया है। एकदम से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे कि जब ये बैठक खत्म होगा तो हम भी थोड़ा उनके रिएक्शंस लेंगे कि क्या आपका योजना है पूरे इस बारे में, एसआईआर के प्रोसेस के बारे में, अगले दिन आप कैसे आप काम करना चाहते हैं, वो सब बारे में जो हम लोग हर वक्त करते रहते हैं, रिएक्शंस लेते रहते हैं। उसके चलते जब इकट्ठे हो रहे हैं, ये बात सबके जहन में आ रहा है, तो पुलिस ऑफिसर्स तो यहीं पे सब खड़े हुए थे, तो उनको पता नहीं चला कि इनका मंसूबा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। और अगर इनका मंसूबा उनको पता था तो उन्होंने पर्याप्त सिक्योरिटी क्यों नहीं कॉर्डन किया वहां पे? ऐसा ये कैसे हुआ कि वो पुलिस की
जो बैरिकेड है उस बैरिकेड को तोड़ के सीओ के गाड़ी के पास चले आए। ऐसा कैसे हो गया? वो सक्षम कैसे हुए इतना तक आने के लिए? सीओ का गाड़ी वहां पर खड़ा है, सीओ को जाना है, आप मॉब को आने क्यों दिए? ये सवाल सोमवार को भी था, ये सवाल आज शनिवार को भी है। सोमवार को भी ये सवाल था, यहाँ पे बैरिकेड के बावजूद कैसे 7 लोग डेपुटेशन के नाम पे सीओ ऑफिस के बाहर अचल 48 आवर्स तक बैठे हुए 7 लोग थे, आप 7 लोगों को हटा नहीं पाए। सीओ को यहाँ पे 11:30 बजे सौरभ, इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर क्या किसी की प्रतिक्रिया पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से सामने आई है? इस वक्त आप वहां पे क्या हालात देख रहे हैं? देखिए, पुलिस जो है यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं मिलेगा। और जो सीपी या डीसी लेवल के जो ऑफिसर्स है, ऐसा तो कोई यहाँ पे अभी तक दिख नहीं रहा है कि जिनसे हम पूछ सके कि ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक जरा यहाँ पे क्या हो रहा है जी। नहीं, देखिए, यहाँ पे ऐसी कोई आधिकारिक नहीं है पुलिस की जिनसे ये रिएक्शंस ले सके कि क्या कहना है उनका इस बारे में। हाँ। लेकिन अभी जो फैमिली था उनको ये है कि कुछ देर पहले आप लोग देखा ना, फैमिली था यहाँ पे मुर्शिदाबाद का जो बीएस फैमिली, उनको हटा लिया गया है। उनको हटा लिया गया है और उनको हटा के अभी उस फैमिली को, लेकिन जब हमला हो गया उसके बाद ये सारी चीजें साफ की जा रही हैं, अंदर ले जा रहे हैं फैमिली को अंदर ले जा रहे हैं। जो फैमिली को सामने रख के आज ये सारी घटना घटी है, वो फैमिली को ले जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। हाँ, जैसा कि आपका कहना था कि पुलिस की तरफ से, देखिए, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कोई बाहर आए और कुछ बात बोले। हाँ, तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो अभी तक यहीं पे है, उनसे थोड़ा बात कर सकते हैं, कि कैसे हुआ। फिर एक बार उनका क्या है, एक बार सुना देंगे आपको। दादा, एक सवाल सब कर रहे हैं एक सवाल सब कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सोमवार को जब विरोध हुआ था तब कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कलकत्ता पुलिस को चिट्ठी देके कि यहाँ का सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। कल भी एक चिट्ठी दिया गया था। फिर आज आप लोग फिर ऐसा विरोध कैसे कर से पाए? पुलिस ने रोका नहीं आप लोग? पुलिस ने रोका। ये देखिए पुलिस ने क्या किया और अंदर जख्म है जो। फिर आप लोग क्या क्यों गए? हम लोगों ने कहा हमारे जाकिर जो कल जिनका देहांत हुआ उनके परिवार आए हुए सुबह से बैठे हुए हैं, उनको बोला गया है देखने के लिए, मिलने के लिए। बोला गया ठीक है, सामने से जा रहे हैं, दिन पर दिन बैठा के रख दिए। हम लोगों ने बोला सर हाथ जोड़ मिल लीजिए हम लोग का और वापस बैठ जाएंगे। सामने से बैठ के निकल जाने का कोशिश किया, हम लोगों ने गाड़ी के पास जाने की कोशिश की। तब पुलिस ने हमें उठाकर 8, 10, 15 पुलिस थे, उन्होंने उठा के जो पटका है पता नहीं कहाँ पटका। एक एक करके सवाल कर लेते हैं आप। 2 चिट्ठी प्रशासन को, जैसा विरोध नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा विरोध आप दिखा रहे। ये तो आपके पार्टी के खिलाफ जा रहा है ना? कौन सी पार्टी? बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी है, कोई पार्टी नहीं है। पार्टी जब होगा तो स्लोगन होगा पार्टी का, बैनर होगा पार्टी का। कोई हुआ क्या? एक भी कोई बोल दे, अगर बोल दे तो हम यहाँ पे फांसी अपने आप को टाल लें। फांसी रेडी रखे, हम यहीं पे झूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की जो फैमिली है उस फैमिली को आप बात करवाना चाहते थे, तो वो बातचीत तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। यहाँ पे तो स्पेशल रोक दिया गया। सारे कैमरा में है जो लोग थे। हम लोग जब आगे बढ़ने की 1 घंटा रुकी, आधा घंटा रुकी, कान में बोला मीटिंग चल रहा है ना, तो शेड्यूल मीटिंग है, तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रोकते रहेंगे। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा 15 मिनट दे देते साहब, उन लोग से मिलकर चले जाते, हम लोग अपना आराम से बैठे। मीटिंग तो 12 बजे से शेड्यूल था ना, तो इनका भी तो शेड्यूल था। आज आप अपॉइंटमेंट लिए थे? हाँ, जानकारी लिया गया। कब लिए? रिटर्न में दिया गया। कब दिए? आपको कॉपी मिल जाएगा। अरे कब दिए? कल से ही दिया गया है। कल से आपको दिया? अपॉइंटमेंट दिया था आपको? कोई समय दिया था? आज आने का समय था आपका? हम लोग तो रोज ही हैं। ये इसलिए पूछ रहे हैं, आपको बता दे कि सीओ की तरफ से एक प्रेस नोट आया है कि अगर कोई सीओ से भेंट करना चाहते हैं, निर्वाचन सदन का जैसा नियम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और सिविक बॉडी, हर एनजीओ से मीट करना चाहिए सीओ को। सीओ भी इस बात को मानते हैं, लेकिन सीओ का कहना है कि और भी बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं, तो एक करके समय देके, अपॉइंटमेंट देके सुनेंगे। आप अपॉइंटमेंट मिले थे? अगर आपको अपॉइंटमेंट मिला था, अगर मिला था तो कब का अपॉइंटमेंट था, किस वक्त का अपॉइंटमेंट? आज का अपॉइंटमेंट था।
किस वक्त का आपका? आज का ये सुबह 11 बजे के बाद का था। और अगर बोला 11 बजे के बाद सुने दादा, या तो 11 होगा या फिर 11:05 होगा या फिर 11:20 होगा। 11 का बाद 8 बजे का देते हैं क्या ये लोग? 8 बजे ऑफिस खुल जाता है, आ जाएंगे कितने बजे का टाइम दिया? उसके बाद बोला गया था अगर सुनिए, अगर सीईओ साहब नहीं मिले, असिस्टेंट सीईओ मिलेंगे, जाके पूछ लीजिए। तो कितने बजे का टाइम था? दोपहर का टाइम था, टाइम बताइए। 2 था, 1 था, 12 था, 1 बजे का, 12 से 1 का बीच में बोला गया था। 12 से 1 के बीच में बोलता है। नहीं सब साथ दादा, 12 से शेड्यूल मीटिंग था इसमें आकर। अरे तो असिस्टेंट कोई कागज है आपके पास? अगर है सब मिल जाएगा, प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो आप इनसे ये भी तो पूछिए कि अभी अगर हमारे पास थोड़ी अगर ये वहां पे हमला अधिकार करेंगे तो रक्षा क्या कमेटी इनकी के और भी बात सदस्य सुनी हैं। जाएगी? इनकी बात कभी नहीं सुनी जाएगी अगर ये गाड़ी को पे इससे रोकेंगे और हमला करेंगे तो? अच्छा चलिए, डीडी न्यूज का ये सवाल है कि आप जिस तरह से गाड़ी के सामने जंप कर रहे हैं, गाड़ी को पीट रहे हैं, यहाँ पे आके सड़क पे सो दे रहे हैं। आप तो बीएलओ टीचर है ना? आप बीएलओ टीचर है, आप टीचर है ना? कोशिश की इससे आपका सवाल सुनी जाएगी, इससे आपका वक्तव्य सुना जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन फांसी का ऑर्डर दे दे, हमको टांग दे, हम तो सीधी फांसी पे चले जा रहे फांसी दे हैं। दे। दादा आप टीचर है ना? मारे आप दोनों टीचर है ना? आप टीचर है? टीचर है तो गोली खाए, मार खाए, वो बोले मौत के मुंह में चले जाए। आप टीचर छात्र के क्या सिखाते हैं? नहीं सुने, उस दिन बीजेपी के सजल घोष अपने गुंडावाहिनी के साथ लेकर हम लोग के शिक्षक के ऊपर अत्याचार और अटैक करने आए थे। पॉलिटिकल कुछ नहीं, अभी सजल घोष का नाम आ गया। वो आए थे ना रात में 12:30 बजे के आसपास आए थे। तो आप भी तो थे। तो वो पॉलिटिकल रजिस्टर्ड काउंसिलर है बीजेपी के, और SIR चोलचे बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगा है। नहीं, आप शिक्षक है, आप शिक्षक है, बीएलओ है, छात्र को क्या सिखाएंगे? आपका छात्र अगर आपको इस हालत में देखेंगे तो क्या सीखेंगे? सुनिए, तो मतलब हम लोग शिक्षक है, हम लोग मार खाए, हम लोग मरे, और हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये बताइए कि जो बीएलओ है वो कौन है? टीचर है कि मतलब अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं? ये बताइए आप। जो बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं वो कहाँ के बीएलओ हैं? किस डिपार्टमेंट के हैं? टीचर या कि गवर्नमेंट? लिसन टू मी, वो जो बीएलओ है वो किस डिपार्टमेंट के? एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वही प्राइमरी के हैं। और प्राइमरी के स्कूल का क्या कंडीशन आपको पता है? नहीं पता है क्या? कि एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना चाहिए ना? नहीं, सीईओ इलेक्शन कमीशन टालता है। इलेक्शन कमीशन प्रेशर देख रहे अब जाना है ना? आपको लिया है, सालों साल चलता है। आप कहना क्या चाहते? मैं कहना ये चाहता हूँ कि स्कूल हैम्पर है, एक स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, स्कूल पूरा फाका जा रहा है। चलिए मान लिए, लेकिन ऐसे करके आपका बात मान ली जाएगी? एक मिनट, ऐसे विरोध करके मान ली जाएगी? क्यों इस तरह से किया गया? आज उसके मृतक में आया हुआ है निर्वाचन प्रोसेस से तो एक वो डेमोक्रेटिक शिक्षक है, बीएलओ हमारा शिक्षक है, और हम लोग उसमें उतरेंगे, उसके समर्थन में उतरेंगे। तो इनका कहना है कि ये उतरेंगे, ये सड़क पर उतरेंगे, ये इनका कहना है। जी, तो इनका कहना है कि ये इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और इस तरह से उग्र रहेंगे। जी बिल्कुल। अभी तो 1-2 से हम जो बात हुए उनका तो यही कहना है। हम तो उनसे ये भी कहा जाए, बीएलओ जो है वो तो शिक्षक है ना, क्लास में छात्रों को एक शिक्षक क्या सिखाते हैं, क्या सिखाना चाहिए, क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ जो पुस्तक की जो किताबों की जो बात है उसके बाहर में एक अच्छा इंसान, एक सिविलाइज्ड पीपल कैसे बनते हैं, वो पाठ भी तो यही लोग देते हैं ना। आज वही लोग निर्वाचन सदन के अगर कहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसमें अड़चन डाल रहे हैं। ऐसा उनका जो बिहेवियर है, जो आचरण है, वो उससे तो ऐसा ही सवाल उठेगा। और उनका कहना है कि उनका कुछ करना नहीं है, वो ऐसे ही करेंगे, वो सड़क पर उतरेंगे। जी, तो आपको एक बार, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हम यहाँ पर आज पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया के लिए आपको बता दें कि स्पेशल रोल ऑब्जर्वर की नियुक्ति यहाँ पर हुई थी सुब्रत गुप्ता, और उनकी एक बैठक चल रही थी, और जिसके बैठक में जब ये तमाम लोग वहाँ पर गए तो उसके बाद वहाँ पर TMC कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया, उनकी गाड़ी को रोका, और उनकी गाड़ी को रोकने के बाद उन पर हमला किया। ये तमाम घटनाक्रम आपको सीधे वहाँ का जो पूरा मंजरनामा है वो पूरा हमारे संवाददाता आपको ये दिखा रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर जगह जगह लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों का रास्ता रोका जा रहा है, उनको बैठक में नहीं जाने दिया जा रहा है, और हमला तक किया जा रहा है। हार के जो TMC के कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए थे उनसे भी उन्होंने बात करवाई। उन्होंने कहा कि हमारी अगर मांगे नहीं सुनी जाएंगी, हालांकि उनको
अपनी मांगे जो है वो तरीके से रखने की भी उनको एक तारीख दी गई है और ये एक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की कि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहां पर इकट्ठा हुए, जमा हुए, इन अधिकारियों का उन्होंने रास्ता रोका। तो इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमें अनुमति दें। नमस्कार। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार।